तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप मैट्रिक बिहार बोर्ड 2025 का तैयारी कर रहे हैं और आपका 2 दिन या 3 दिन में एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो को प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। क्योंकि आज हम बताएंगे कि आपको कम समय में अर्थात 2 से 3 दिन में आप मैथ में अच्छा नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए कि कम समय में आपको मैथ का तैयारी कैसे करना है। सबसे पहले हम आपको ये बताना क्लियर करेंगे, यदि आप मैथ से यदि आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग है, यदि आपका मैथ वीक है या आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। मैथ जो है वो पूरा डिपेंड करता है दोस्तों वो प्रैक्टिस पे। किस पर डिपेंड करता है? वो आपका प्रैक्टिस पे। जितना आपका प्रैक्टिस होगा उतना आपका जो ग्रो है वो मार्क्स जो है वो 100% आपका कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको करना क्या है। जैसा कि मैथ में का जो एग्ज़ाम है वो आपका जो सबसे पहले मैथ के बारे में हम बता देते हैं। मैथ का जो पेपर होता है दोस्तों वो 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का पेपर होता है? 100 मार्क्स का होता है। और जिन बच्चों का मैथ में यदि 70 प्लस आ जाता है कहाँ? तो बिहार बोर्ड में, तो उसका कंफर्म है कि उसका जो रिजल्ट होता है बहुत अच्छा मार्क्स से वो क्या करेगा? वो पास करेगा। 300 प्लस मार्क्स आ सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड होता है वो क्लास 10 का जो मैथ जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों उसको हम लोग स्कोरिंग मार्क्स मांगते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? उसको हम लोग स्कोरिंग मार्क्स मांगते हैं। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड होता है सबसे पहले वो मैथ का पेपर ही चेक करता है कि विद्यार्थी का जो मैथ का पेपर है वो कितना उसको सही कर सकता है। क्योंकि मैथ में सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन ही होता है दोस्तों। मैथ में सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, इसलिए विद्यार्थी को कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना चाहिए। अब देखिए क्लास 10 में बिहार बोर्ड में देखेंगे कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको डिफ़िकल्ट है और कुछ ऐसे चैप्टर है जो कि बहुत इजी है। यदि आप उसी चैप्टर में से यदि आप हल कर लेते हैं तो आपको बहुत इजी से मार्क्स आपको मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले की बात करें तो ऑब्जेक्टिव की हम बात कर दें तो ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव आपके 2 तरह के आते हैं। पहला आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा आता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पे लॉन्ग आंसर की बात करें तो लॉन्ग आंसर जो है दोस्तों वो आपकी 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 5 मार्क्स का मिलता है, जिसमें से 5 में से आपको कम से कम 4 ही बनाने होते हैं। और यदि हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो आपको कम से कम 20 को क्वेश्चन मिलेगा और 20 में से आपको कहीं 15 ही क्वेश्चन बनाना होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन किस में कौन सा चैप्टर से आता है और लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है, हम सारा इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्लास 10 में कुछ छोटे छोटे चैप्टर है, उस चैप्टर को आप प्लीज जाके मजबूत कर लीजिए। कौन चैप्टर है? तो देखिए पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या। यदि आप वास्तविक संख्या को यदि आप दोस्तों पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए इस चैप्टर से, पहला चैप्टर ही है वास्तविक संख्या, तो इस चैप्टर जो है इस चैप्टर से कुछ ऐसे न्यूमेरिकल है जो कि आपको दूध भात की तरह आपको नंबर उठा के देंगे। पहला आपको टॉपिक जो इसके अंदर आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जिसको हम लोग A = BQ + R बोलते हैं दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट कन्फर्म है कि ऑब्जेक्टिव में आपको 3 नंबर आपको इसी से मिल जाएंगे इस चैप्टर से। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या के अंदर एक टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका हमें बोलता है कि A = BQ + R, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? तो आपको 3 मार्क्स आपको दे के जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों वास्तविक संख्या के अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा और √5 आ जाएगा। इसको हमको सिद्ध करना है कि यह एक है अपरिमेय संख्या, ये हमको सिद्ध करना होता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये मेरा आता है सब्जेक्टिव में। किस में आता है दोस्तों? ये मेरा सब्जेक्टिव में आता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है, तो ये किस में आता है दोस्तों? ये सब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो 3rd नंबर पर है जो कि वास्तविक संख्या से आता है दोस्तों। अब देखिए 3rd नंबर जो मेरा क्वेश्चन जो बनेगा वास्तविक संख्या से वो हमें ये पूछता है कि हमें एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा और हमें एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा। जैसे कि आप लोग बचपन में आप लोग जानते हैं कि एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए देता है, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकालना अलग तरीका है दोस्तों। ठीक है, एचसीएफ को हम लोग हिंदी में मशा बोलते हैं और एलसीएम को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? लसा बोलते हैं। ठीक है, तो मशा और लसा आप लोग जरूर निकालना सीख जाइए, क्योंकि मशा लसा से कन्फर्म है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में भी देता है कभी कभी और सब्जेक्टिव में भी देता है। सब्जेक्टिव का तो उम्मीद कम है कि वास्तविक संख्या से सब्जेक्टिव में मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो कन्फर्म है दोस्तों, इससे 4 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा 100% दोस्तों। इसलिए आप एचसीएफ और एलसीएम जरूर आप पढ़ के जाए, इसको वीवीआई मान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए वास्तविक संख्या से इतना ही आपको क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो कंफर्म है कि वास्तविक संख्या से जो क्वेश्चन हो जाएगा 7 क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि आपको इसी चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला चैप्टर हमारा आता है जो कि बहुत ईजी है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं दोस्तों? समांतर श्रेणी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी आप जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि क्लास 10th में यदि आप एपी नहीं पढ़ के गए हैं दोस्तों, समझिए कुछ नहीं पढ़ के गए हैं, क्योंकि एपी से तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? देखिए पहला नंबर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम पद बताइए और समांतर श्रेणी बताइए, यानी कि सार्व अंतर बताइए। यानी कि आपको कोई एपी दे देगा, मान लीजिए कोई डाटा दे देगा, 2 दे देगा, 4 दे देगा, 6 दे देगा, 8 दे देगा, 10 दे देगा, 12 दे देगा, और इसमें से आपको पूछेगा ए का वैल्यू, जिसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, और दूसरा पूछेगा डी का वैल्यू, यानी कि सार्व अंतर निकालते हैं। ठीक है, याद देखिएगा जो पहला नंबर पे होता है वही हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा, और सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा में से हम पहला को घटा देते हैं, यानी कि 4 में से हम पहला को घटाएंगे, दूसरा हमारा ये वाला हो गया, पहला हमारा ये हो गया, 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों? 2 आ जाएगा। ठीक है, यही एक डाटा आपको दे देगा, डाटा से आपको प्रथम पद यानी ए और डी का मान पूछेगा, जो कि आपको ये ऑब्जेक्टिव में मिलता है दोस्तों 1 नंबर का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समांतर श्रेणी के ही अंदर एक और टॉपिक आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपी का एनवा टर्म। कौन सा पद बाबू? एनवा टर्म। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पद, एपी का एनवा पद निकालने के लिए देखिए इसको निकालने के लिए आपको एक फार्मूला होता है, आप फार्मूला को याद कीजिएगा, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी दोस्तों, क्योंकि इससे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हम वही क्वेश्चन को, वही चीज़ हम आपको बताएंगे जिससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड आपको अभी देने वाला है। ठीक है, हम कोई फालतू चीज़ नहीं बताएंगे, सिर्फ आप यकीन मानिए, सिर्फ आप इतना ही कर लेते हैं तो कंफर्म है कि आपको मैथ में आपको 80+ ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, 80+ आपको इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यदि आप इतना कर लीजिएगा, इसको आप बना लीजिएगा, तो आपको कंफर्म है कि ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन मिलेगा और सब्जेक्टिव में 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एपी का एनवा पद निकालना तो सीख गए आप, उसके बाद क्या करना है, एपी समांतर श्रेणी के अंदर एक और टॉपिक आता है। ठीक है दोस्तों, वो एक टॉपिक क्या आता है, तो एक टॉपिक आता है सम निकालने के लिए। ठीक है, एपी का सम निकालें। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं योग, एपी का योग आपको कहेगा निकालने के लिए, तो योग के लिए अलग फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, योग के लिए याद रखिएगा एस एन बराबर होता है एन माइनस 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपको एपी का सम कहेगा निकालने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 2 चैप्टर तो आपका हो गया, पहला चैप्टर हो गया वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर हो गया समांतर श्रेणी। 2 चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा दोस्तों 15 ऑब्जेक्टिव आपको कंफर्म है कि आपको 15 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव आपको 3 क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे दोस्तों, तो 3 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव मिल जाएंगे। कौन कौन मिल जाएंगे वो भी हम आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे चैप्टर और हैं जो कि बिहार बोर्ड वाले के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। ठीक है, क्या फेवरेट होते हैं? देखिए एक और चैप्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ओ माय गॉड, पूछा नहीं जाइए दोस्तों कि ये इतना फेवरेट कुछ चैप्टर है क्लास 10th के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप क्लास 10th में यदि आप निर्देशांक ज्यामिति नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ इस चैप्टर को आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। इसलिए प्लीज़ इस चैप्टर को पढ़ के आप लोग जरूर जाएं। ठीक है, अब इस चैप्टर से पूछा क्या जाता है वो हम आपको डिस्कस करते हैं। पहला आपसे पूछा जाएगा अक्ष पहचाने। क्या आपको पूछा जाएगा? पहला पूछा जाता है अक्ष पहचाने। अक्ष तो 2 प्रकार का होता है, पहला होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। ठीक है, आपको कोई बिंदु दे देगा, मान लीजिए कोई पॉइंट दे दिया 2,3 दे दिया, और इसमें पूछा जाएगा कि भुज को पहचानिए और कोटि कोण को पहचानिए। ठीक है, भुज और कोटि कहता है पहचानने के लिए, ये 1 नंबर तो कंफर्म है आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कि भुज और कोटि कहते हैं किसको हैं, तो ध्यान रखिएगा एक्स को है ना वो भुज कहते हैं, और वाई को क्या कहते हैं दोस्तों, वाई को कोटि कहते हैं। ठीक है, यानी कि भुज का मान पूछेगा तो भुज किसके जगह पे है, 2 भुज हो जाएगा 2 और कोटि हो जाएगा 3। 1 नंबर कंफर्म है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव में दे के जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही अगला जो मेरा टॉपिक आता है वो होता है चतुर्थांश का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, चतुर्थांश का चिन्ह जो है ये इससे भी कंफर्म है दोस्तों कि आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा।
चतुर्थांश का चिन्ह आप जरूर पढ़ के जाएं। हम बार बार बोल रहे, यदि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो सब मिला के, सब टॉपिक से मिला के कंफर्म है कि अकेला आपको इस चैप्टर से 10 से 12 ऑब्जेक्टिव दे के जाएगा। ठीक है, कितना दोस्तों? 10 से 12, आप बिल्कुल सही सुन रहे, 10 से 12 ऑब्जेक्टिव आपको दे के जाएगा, क्योंकि टोटल तो ऑब्जेक्टिव आपको 100 मिलेंगे और 100 में से आपको कितने बनाना है दोस्तों? 85 बनाना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाना, आपको 85 बनाना है। यदि आप ढंग से यदि 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं ना तो 100 में से कंफर्म है कि आपको 12 ऑब्जेक्टिव आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही मिलेगा। यदि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मजबूत है, वास्तविक संख्या मजबूत है, समांतर श्रेणी मजबूत है, तो 3 चैप्टर यदि आपका मजबूत है दोस्तों तो 20 ऑब्जेक्टिव तो आप यूं ही प्राप्त कर लिए। ठीक है दोस्तों, कितना आसान है नंबर उठाना। देखिए आपको चतुर्थांश का चिन्ह होता है क्या है? देखिए, चतुर्थांश को हम 4 भागों में बांटते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। प्रत्येक चतुर्थांश का अलग अलग चिन्ह होता है। मान लीजिए दे देगा 2,3 दे देगा, पूछ देगा यह किस चतुर्थांश का है, तो ध्यान रखिएगा 2 के पीछे प्लस है और 3 के पीछे प्लस है, तो यानी प्लस प्लस जो होता है ना दोस्तों वो पहला चतुर्थांश में आता है। ठीक है, यानी कि 2,3 किस चतुर्थांश में हो जाएगा? तो फर्स्ट चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए अगला निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगला टॉपिक आता है, वो भी फेवरेट होता है। वो फेवरेट क्या है? वो फेवरेट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल आप भी पढ़ के जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये तो ऑब्जेक्टिव में तो कंफर्म है कि इस बार आपको 2025 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, और सब्जेक्टिव में भी आपको बाबू देने का चांस होता है कि हाँ ऑब्जेक्टिव में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में भी मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो कंफर्म है कि आपको 100% आएगा। कहाँ आएगा? तो 2025 में आएगा 100%। आप लिखवा लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में त्रिभुज का क्षेत्रफल कंफर्म देगा 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 देगा। आप समझिए कि वायरल हो गया कि देगा ही त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑब्जेक्टिव में। लेकिन सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव समझिए कि 70% है। ठीक है, सब्जेक्टिव कितना परसेंट है? 70% है। और ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म है कि आपको 100% देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है वो 2 देखने को मिलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 ऑब्जेक्टिव है 2025 में आएगा, कंफर्म आएगा। ठीक है, कौन सा सीटिंग में आएगा ये भी हम बता देते हैं। ये आपको फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों में आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद है सेकंड सीटिंग में आएगा। सबसे ज़्यादा उम्मीद है कितना परसेंट? तो 100%। ठीक है, सेकंड सीटिंग में कंफर्म आएगा। आप लोग पढ़ के चल जाइएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे आप उनको समझ में नहीं आ रहा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल आखिर होता क्या है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऐसा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्लास 10th में आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे अलग सूत्र चलता है, अलग फार्मूला चलता है। वो फार्मूला क्या है वो भी हम आपको डील कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज में 3 आ रहा है, यानी कि 3 को यहाँ पे आपको बिंदु देगा। मान लीजिए पहला बिंदु दे देगा 2,3, दूसरा बिंदु दे देगा 4,5 और तीसरा बिंदु दे देगा मान लीजिए 7,-8 ले लेते। ठीक है, और इसके बीच में बोलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तब आपका फार्मूला, आपको वहाँ फार्मूला याद है तो ठीक है, यदि नहीं याद है तो हाथ पैर मारते रहिए, छटपटाते रहिए, क्योंकि साल भर तो आप बर्बाद कर ही दिए तो आपसे बनेगा नहीं, आप 1 नंबर छोड़ के एवे करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पढ़ लीजिएगा। देखिए अगला जो आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वो रामबाण है। वो रामबाण क्या है? के का मान पूछेगा आपसे निकालने के लिए, आप के का मान निकालें। क्या निकाले दोस्तों? के का मान निकाले। कंफर्म है कि इससे भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो भी 100% दोस्तों। कहाँ? तो 2025 में। ठीक है, 2025 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, के का मान। इसलिए आप लोग जरूर के का मान पूछ लीजिए। और इस तरह का क्वेश्चन क्रिएट कैसे करता है बिहार बोर्ड वाले, तो देखो दे देगा मान लीजिए 2,3 दे दिया और मान लीजिए 4,5 दे दिया और कहीं भी वो के आपको गायब कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे के लगा देगा और यहाँ पे कोई बिंदु दे देगा 9 दे देगा। ठीक है, हो सकता है के यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी के हो जाएगा। 6 घर में कहीं भी हो जाएगा। 6 अंक दिख रहा है ना, इसमें कहीं भी के लगा देगा, कहेगा के का मान निकालने के लिए। तो के का मान अब आप कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के आधार के अनुसार ही हम के का मान निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आपको मान फार्मूला याद है तो वो भी क्वेश्चन बन जाएगा, उसी के आधार पर हम के का मान निकालते हैं। ठीक है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल में यदि आप बराबर का 0 साइड लगा दीजिएगा ना तो के का मान निकल जाएगा। यदि आप इसका कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो ठीक है, यदि आपसे यदि नहीं बनता है तो आप हमें कॉमेंट कीजिएगा, हम के का मान निकालना सिखा देंगे या त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम सिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
अगला जो पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है, टॉपिक आता है, ये जो के का मान है ना वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कब पूछता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बना है के का मान निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला जो टॉपिक आता है वो होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों? चतुर्भुज का क्षेत्रफल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा दोस्तों? देखिए सब्जेक्टिव में तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इसका 60% चांस है कि आपको सब्जेक्टिव में मिलेगा आपको 60%, लेकिन ऑब्जेक्टिव की बात करें दोस्तों तो ऑब्जेक्टिव में कंफर्म है आपको 100% आ जाएगा। ठीक है, अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग जरूर पढ़ के चल जाइएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इतना ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन टॉपिक होगा दोस्तों वो भी हम आपको बता दिए। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी। यदि आप लोग सांख्यिकी नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो सांख्यिकी भी पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सब छोटा छोटा चैप्टर है जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। देखिए ये सब छोटा छोटा चैप्टर है दोस्तों। यदि आप छोटा छोटा चैप्टर नहीं पढ़े हो तो मैथ में नंबर उठाओगे कैसे? इसलिए छोटा छोटा चैप्टर को आप जरूर पढ़ लो। ठीक है, आपको बड़ा बड़ा चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है। देखिए आपका ये बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है ना, आपके खुद से कंपटीशन है। ठीक है, आपको खुद से लड़ना है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, टॉपर के जैसा दिमाग लगाइए, एक्स्ट्रा थिंकिंग कीजिए। किस नंबर से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, या उस वीडियो उस क्वेश्चन बैंक में देखिए कि हाँ बिहार बोर्ड कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। लेकिन अभी के डेट में ऐसा विद्यार्थी, ऐसा कैंडिडेट बिल्कुल नहीं करते हैं। बस वो सिलेबस के पीछे भागे जा रहे हैं, बस हमारा किसी तरह कोई सिलेबस ये कंप्लीट कर दे, वो कंप्लीट कर दे। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, आपको वही चीज़ कीजिए। आप देखिए वीडियो में देखिए या क्वेश्चन बैंक देखिए कहाँ से किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, उस पर फोकस कीजिए। तो आप ध्यान देखिएगा 10th क्लास का जो चैप्टर जो है देखिए टोटल 15 चैप्टर है, लेकिन 15 चैप्टर में टोटल समझिए कि आपका 7 से 8 चैप्टर जो है वो दूध भात की तरह है दोस्तों। ठीक है, आपको बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। 7 से 8 चैप्टर ही आपको पढ़ना है, जो कि आपका अच्छा नंबर ला के दे देगा। ठीक है, अब देखिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है दोस्त। मेहनत कर लोगे ना भाई तो आप यकीन मानो, आप 6 दिन आपके पास बचे हुए हैं, उस 6 दिन में आप बहुत चीज़ कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको थोड़ा सा जो मेहनत करना है ना, वो शारीरिक मेहनत नहीं करना है, थोड़ा सा दिमागी मेहनत करना है आपको। देखिए रेस में तो हर कोई है, लेकिन रेस से आगे नहीं बढ़ जाता है। बस आपको सोचिए कि आपको दिमागी मेहनत करते करते, देखिए अभी के टाइम में जो बच्चे होंगे ना वो नोट्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, प्रीवियस का जितना सारा जो क्वेश्चन बैंक वो सब आप एक के बार में पढ़ लेंगे। टीचर पढ़ा रहा है वो अलग पढ़ लेंगे, लेकिन आपको वो नहीं करना है दोस्त। आपको करना है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि कम समय में हम ज़्यादा स्कोर कैसे करें, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन बन रहा है, आप वो पढ़िए। बिहार बोर्ड वाला यही करता है। यदि मैथ की बात किया जाए तो मैथ में टोटल 15 चैप्टर है, ये आप लोग को भी पता है। यहाँ पे 15 चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन बिहार बोर्ड 15 चैप्टर से थोड़ी क्वेश्चन दे देता है। अभी के बीच में जितने तेज विद्यार्थी होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सिद्ध करने वाला को प्रूव करते हैं। हम सिद्ध करने वाला क्वेश्चन को हम डील करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, और अधिकतर विद्यार्थी इसी में अपना क्वेश्चन एग्जाम हॉल में छोड़ के आते हैं। आप किसी का भी टॉपर का वीडियो देखोगे ना, या जितने बच्चे आपके रिलेशन में होंगे जो मैट्रिक का एग्जाम दिए होंगे, उनसे भी आप यदि आप फीडबैक लोगे ना, यही बताएंगे कि देखो छोटा छोटा चैप्टर को मजबूत करो। आपको भी वही करना है भाई, और कुछ नहीं करना है। सिद्ध करने पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप मैट्रिक में जो 15 चैप्टर ने, बिहार बोर्ड भी 15 चैप्टर को नहीं देता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक साल में ये पूरे चैप्टर को पढ़ना है। सिर्फ मैथ का नहीं, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, कवर करना बहुत टफ की बात है। आप ये 15 चैप्टर में से यदि आप 15 चैप्टर में यदि आपका 7 चैप्टर भी दोस्त मजबूत है ना, तो समझिए आपके लिए बहुत है। चाहे वो कमज़ोर विद्यार्थी हो या तेज विद्यार्थी हो। यदि तेज विद्यार्थी है, उनका 7 चैप्टर यदि मजबूत है, तो वो थोड़ा सा एफर्ट और लगा सकता है, 1-2 चैप्टर और मजबूत कर सकता है। लेकिन जो बच्चे अभी तक कुछ तैयारी नहीं किए हैं, या तैयारी करने वाले हैं, या तैयारी आधा उनका कंप्लीट है, समझिए कि उनका तैयारी जो है वो 50% प्लस कंप्लीट है, तो वो इस चीज़ को फॉलो करो। यकीन मानो यदि इस फॉलो करोगे ना, तो फर्स्ट डिवीज़न तो आओगे ही आओगे, लेकिन आपका स्कोर जो है वो 30 प्लस भी भाग सकता है, 350 प्लस भी जा सकता है दोस्त। इसलिए इस चीज़ फॉलो करो और थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। ज़्यादा नहीं, कम से कम आप 5 दिन भी, एक दिन में यदि आप 8 घंटा भी दे हो ना अपने ऊपर से, 5 दिन का दिन बचा है बाबू, 5 दिन में तुम सिर्फ मेहनत कर लोगे ना, और एक दिन में 8 घंटा भी दे दोगे ना, तो 8-5 40 घंटा तुम अपने आप पर दे रहे हो। अपने आप पर यदि कोई व्यक्ति जो है स्टडी के लिए अपने 40 घंटा दे रहा है, तो वो चीज़ तुम्हारा हो जाएगा। चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट का हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ हम मैथ का बात कर रहे हैं। इसलिए अभी भी समय है,
पढ़ लोगे, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं सिर्फ उसी को फॉलो कर लोगे तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। यदि इस चीज़ में आपको डाउट भी हो रहा है कि हमें ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, चाहे हमें इस चीज़ में या इस टॉपिक से हमको ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो आप हमें कमेंट बताना कि हम वो कमेंट को भी हम आपको डील कर देंगे, ठीक है, कैसे बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम आपको दिखा दिए। अब देखिए सांख्यिकी की हम बात कर रहे थे कि सांख्यिकी से कैसा कैसा आता है। देखिए सांख्यिकी से आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे मीन निकालना सीख जाइएगा। मीन को हम लोग बोलते हैं माध्य बोलते हैं, क्योंकि माध्य माध्यिका बहुलक। दूसरा आता है मीडियम, मीडियम को आपको निकालना चाहिए। और तीसरा होता है दोस्त मोड, ठीक है, मीन मीडियम मोड, ठीक है, जिसको हम लोग माध्यक बोलते हैं और मोड को हम लोग बोलते हैं बहुलक। इससे ऑब्जेक्टिव आपको कंफर्म है कि आप प्रत्येक से मीन से भी ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, मीडियम से भी मिलेगा और ऑब्जेक्टिव से भी आपको मोड से भी आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखेंगे कि माध्य माध्यिका बहुलक, इन तीन में से एक क्वेश्चन कंफर्म है सब्जेक्टिव के लिए, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग का हो या सेकेंड सिटिंग का हो, ठीक है। यदि आपका सेंटर यदि फर्स्ट सिटिंग में गया हो तो आप माध्य माध्यिका बहुलक 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा माध्य से, इसलिए आप माध्य माध्यिका बहुलक इन तीन में से आप एक प्रैक्टिस बढ़िया से करके जाना। यदि आपका तीनों प्रैक्टिस है बढ़िया से तो कंफर्म है कि आपका 5 नंबर कोई नहीं काट रहा है दोस्त, क्योंकि इन तीन में से आपका एक नंबर कंफर्म, एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे वो माध्य हो या माध्यिका या बहुलक हो, ठीक है दोस्तों। सांख्यिकी चैप्टर से सिर्फ आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। माध्य माध्यिका बहुलक आप मजबूत कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही आएगा और साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आपको दे के जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब अगला चैप्टर जो आता है उससे भी आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ छोटा छोटा चैप्टर आप मजबूत करना है आपको। अगला चैप्टर आता है प्रायिकता दोस्त, आपको प्रायिकता भी मजबूत कर लेना है, ठीक है। प्रायिकता से किस तरह का क्वेश्चन आता है, इसके अंदर कैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए प्रायिकता में आपको कुछ नहीं, प्रायिकता से क्वेश्चन आता है पासा वाला, कि एक पासा को हम फेंकेंगे तो आपको 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और इसमें से हमको 3 निकालने का प्रायिकता बताइए, 3 निकालने की घटना बताइए, 4 निकालने की घटना बताइए, इसका क्वेश्चन आएगा। दूसरा आपको मिलेगा ताश वाला, ताश वाला भी क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाएंगे कि ताश से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लाल बेगम, काला बेगम, लाल पान, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ताश पासा वाला और ताश वाला, बस प्रायिकता से यही 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे ज़्यादा आता है अब एक और चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। बहुपद भी आप जरूर पढ़िएगा दोस्त, क्योंकि ये भी चैप्टर एक ऐसा है जो कि आपको न्यूमेरिकल तो देने को ही देगा, साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को देगा, ठीक है, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर से क्या क्या पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, इससे अंदर सबसे पहले आपको पूछा जाता है शून्यक निकालने के लिए, ठीक है। बहुपद से आपको पूछा जाएगा शून्यक निकालने के लिए। यदि आपको शून्यक नहीं आता है निकालने के लिए तो आप हमें बताइएगा कि कैसे निकाला जाता है, तो हम आपको निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा शून्यक का योग निकालने के लिए और पूछा जाएगा शून्यक का गुणनफल निकालने के लिए, ठीक है। आपको इस चैप्टर से आपको ये 2-3 कॉन्सेप्ट कंफर्म है। पहला शून्य कहेगा निकालने के लिए, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पूछेगा शून्य का योग निकालने के लिए, फिर तीसरा कॉन्सेप्ट पूछेगा शून्य का गुणनफल निकालने के लिए, ठीक है। बहुपद से ये 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आता है बहुपद से, बहुपद को आपको कहेगा इसका फैक्टर निकालने के लिए, क्या बोलेगा दोस्त, इसका कहेगा गुणनखंड निकालने के लिए, ठीक है। यदि आप बहुपद का गुणनखंड नहीं निकालते तो कंफर्म है कि आपका 1 नंबर आपको क्वेश्चन में आपको छूट जाएगा, ठीक है। गुणनखंड भी आपको निकाल के आप जरूर जाइएगा, सीख के जाइएगा, ठीक है। जितना हम आपको बता देते सिर्फ आपको उतना ही करना है, ठीक है। बहुपद से सिर्फ इतना ही, आपको इससे ज़्यादा आपको बहुपद से बारे में पूछिएगा नहीं दोस्त, ठीक है। अब देखिए बहुपद के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है स्क्वायर -3 का, इसका कहेगा शून्यक निकालने के लिए। शून्यक को हम क्या करते हैं, बराबर के साइड हम 0 के रूप में हम दर्शाते हैं, यानी कि इसको हम कहाँ लिखते हैं, शून्यक को हम RHS में लिखते हैं, ठीक है। अब x² -3 का कहेगा शून्यक निकालने के लिए, या पूछा जाता है x² 5 का कहेगा शून्यक निकालने के लिए, या फिर y² -3 का कहेगा 2 शून्यक निकालने के लिए। ये 3 में से इस टाइप का आपको कहेगा शून्यक निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब अगला जो चैप्टर आता है उस चैप्टर से देखिए, वो चैप्टर थोड़ा सा टफ है, लेकिन उस चैप्टर से भी कभी कभी आपको न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, ठीक है, जिसका हम लोग नाम बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। आप त्रिभुज भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस त्रिभुज कब आप पढ़ेंगे, एक बात और हम आपको बोलेंगे, त्रिभुज आपको कब पढ़ना है, जब जितना चैप्टर हम प्रीवियस आपको हम अभी बताए हैं, समांतर श्रेणी हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, या बहुपद हो गया, या प्रायिकता हो गया, या सांख्यिकी हो गया, ये सब कंप्लीट आपको करने के बाद आपको त्रिभुज पढ़ना है दोस्त, ठीक है। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको त्रिभुज पर हाथ लगाना है। और त्रिभुज पर हाथ क्यों लगाना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपको 5 नंबर वाला पूछा जाएगा,
जाएगा। पहला किससे पूछा जाता है, पहला आपको पूछा जाएगा समकोण त्रिभुज को आप सिद्ध करना होगा। समकोण त्रिभुज को आपको क्या करना होगा दोस्त, इसको आपको सिद्ध करना होगा कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज का जो एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये हमको सिद्ध करना है जो कि 5 नंबर में आएगा। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो देखिए समकोण त्रिभुज जो होता है ना वो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है। ये हमको सिद्ध करना है दोस्त। ठीक है, कि आप सिद्ध कीजिए कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आपको सिद्ध करना है, यानी कि इसको आप प्रूफ करना है। ठीक है, यदि प्रूफ करने के लिए आपको आता तो ठीक है, नहीं तो आप हमें कॉमेंट करोगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब अगला चैप्टर है जो कि आपके मैट्रिक के एग्जाम के लिए फेवरेट का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जिसको हम लोग बहुत प्यार से हम लोग बोलते हैं त्रिगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं दोस्त, त्रिगोनोमेट्री। समझिए कि क्लास 10 का इस चैप्टर के बिना मैट्रिक एग्जाम अधूरा है। इस चैप्टर नहीं रहेगा तो क्लास 10 में मज़ा ही नहीं आएगा। त्रिगोनोमेट्री, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर से यदि बिहार बोर्ड क्वेश्चन नहीं दिया तो समझो कुछ नहीं दिया। कंफर्म है कि इस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आपको देगा वो भी हम आपको बता देते हैं। इस क्वेश्चन से आपको कम से कम 20 प्लस मार्क्स के आपको मिलेगा दोस्त, 20 प्लस ही आएगा। ठीक है ना, इसलिए इस चैप्टर को छोड़ कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन निवेदन है आप त्रिगोनोमेट्री जरूर पढ़ो। ठीक है, आप त्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ोगे तो समझो कि 20 प्लस आपको छूटेंगे। साथ ही साथ एक बात और हम बता दें, त्रिगोनोमेट्री से ही हम आपको क्लियर कर देते हैं कि त्रिगोनोमेट्री से ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए दोस्त, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो 15 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग हो या सेकेंड सीटिंग हो। ऑब्जेक्टिव में 15 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। और सब्जेक्टिव की बात करें दो तो सब्जेक्टिव जो है इसके अंदर इसको सब्जेक्टिव आपको 4 प्लस आपको सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, इसलिए आप लोग सब्जेक्टिव ही आप लोग जरूर पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो 20 मार्क्स का तो क्वेश्चन पूछता है, 15 ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा और 4 को आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। अब ये त्रिगोनोमेट्री होता है क्या, थोड़ा सा हम आपका समय लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। त्रिगोनोमेट्री के बारे में हम थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं, उसके आधार पर आप लोग यदि आपको त्रिगोनोमेट्री मजबूत है तो सही है, नहीं हो तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर आपको 6 गो रेशियो आता है। पहला आता है साइन आता है, दूसरा आता है कॉस आता है और तीसरा आता है टैन आता है। ठीक है, अब देखिए साइन का जस्ट उल्टा होता है जिसको हम लोग कॉसेक बोलते हैं, कॉस का जस्ट उल्टा होता है जिसको हम लोग सेक बोलते हैं और टैन का जस्ट उल्टा होता है जिसको हम लोग कॉट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के बीच का आपको रिलेशन हमको बताना होगा कि साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट हो जाता है। यदि रिवर्स करोगे तो कॉसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा और कॉट का उल्टा हो जाएगा टैन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर फार्मूला से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप त्रिगोनोमेट्री का यदि आप फार्मूला नहीं पढ़े हो तो आप प्लीज़ फार्मूला पढ़ लेना। हो सकता है कल हम त्रिगोनोमेट्री का फार्मूला का ही हम आपको वीडियो लेके आ जाए, कि त्रिगोनोमेट्री का फार्मूला से ज़्यादा वीडियो मिल जाता है, जिसको हम लोग P/H बोलते हैं, B/H बोलते हैं या P/ हम लोग B भी बोलते हैं। त्रिगोनोमेट्री से ज़्यादा फार्मूला मिलेगा। ठीक है, नंबर 2, त्रिगोनोमेट्री में सबसे ज़्यादा रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो रिलेशन किसके बीच में हम लोग बनाते हैं, एंगल के बीच में बनाते हैं। और एंगल जो हमको पढ़ना होता है वो 0 से लेकर हमको 90 के बीच में पढ़ना होता है। और 0 और 90 के बीच में क्या क्या आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 0 आता है, 30 आता है, 45 आता है, 60 आता है और 90 आता है। ठीक है, 0 और 90 के बीच में इतना ही एंगल आता है। ठीक है, 0 और 90 के बीच में इतना ही एंगल आएगा। 90 से ऊपर भी आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 90 से ऊपर जो आपको है वो 11th एंड 12th में आपको पढ़ना होता है दोस्तों। ठीक है, 11th एंड 12th में आपको पढ़ना होता है। 90 से ऊपर आप जाओगे तो 11th और 12th में आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा। ठीक है, वो भी कब, जब आप साइंस लोगे तब। ठीक है, अब देखो ट्रिगोनोमेट्री से जो कुछ और ऐसे क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम उस पर डिस्कस करेंगे। अब देखो अगला जो टॉपिक आता है ना वो आता है सिद्ध करने वाला, यानी कि प्रूफ करने वाला, कि आप प्रूफ कीजिए कि ये साइन थीटा इतना कॉस थीटा के बराबर आता है, यानी कि प्रूफ डैट से आपको क्वेश्चन कंफर्म आपको देखने को मिलेगा। कहाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रूफ डैट जो क्वेश्चन आता है ना दोस्तों वो सब्जेक्टिव के लिए आता है। ठीक है, किसके लिए आता है, वो सब्जेक्टिव के लिए ही बनता है। ठीक है, प्रूफ डैट वाला। ठीक है, और ध्यान रखना प्रूफ डैट कोई छोटा मोटा नहीं देता है, एकदम लेंदी वाला कभी कभी देता है। यदि बिहार बोर्ड का यदि दिमाग सन का तो आपको लेंदी दे देता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको 1 से 2 पेज का भी आपको लग जाता है प्रूफ डैट करने के लिए। कितना लग जाता है दोस्त, 1 से 2 पेज भी लग जाता है। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। कभी कभी बिहार बोर्ड दे देता है 1 से 2 पेज वाला, लेंदी देता है, एकदम लॉन्ग वाला देता है कि इसको प्रूफ कीजिए। थोड़ा सा एक आपको एग्जाम्पल्स के हम आधार पर बताते हैं कि कैसा देता है प्रूफ करने वाला। मान लीजिए 1 - sin थीटा दे देगा। ठीक है, ऊपर 1 - sin थीटा
रहेगा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा रहेगा और इसके बीच में क्या करेगा आपको रूट लगा देगा, ठीक है। और रूट लगा दे कहेगा इसको प्रूफ कीजिए, ठीक है। किसके बराबर प्रूफ करना है, कभी कभी tan थीटा दे देगा, cot थीटा दे देगा, तो इसको आप हल कीजिएगा। यदि आप इसका प्रोसेस मालूम है तो ठीक है, यदि प्रोसेस नहीं मालूम है, प्रोसेस कुछ नहीं, प्रोसेस यही है कि आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है दोस्त। यदि आपको फार्मूला याद है तो आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा। अब त्रिगोमेट्री से इससे ज़्यादा नहीं देगा, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। जितना हम आपको बता दिए, टॉपिक के साथ साथ उदाहरण भी देते चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अगला चैप्टर आता है जो कि एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस दोस्तों, ठीक है। क्या नाम है इसका, हाइट एंड डिस्टेंस। आप हाइट एंड डिस्टेंस यदि पढ़ लेते हैं तो आपको कन्फर्म है कि इस चैप्टर से आपको 1 नंबर चैप्टर क्वेश्चन में मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊंचाई और दूरी, ठीक है। इस चैप्टर से आपकी सब्जेक्टिव बनता है दोस्त, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसके ना के बराबर मिलेगा, ठीक है। इससे क्या बनता है, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव मिलेगा और एक क्वेश्चन आता है जो कि 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव में मिलेगा, ठीक है। इस चैप्टर को आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। यदि आपको 5 नंबर यदि मजबूत करना है तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछ देगा। मान लीजिए कोई पेड़ है, मान लीजिए यहाँ पे पेड़ है, इस तरह का पेड़ है, यहाँ पर है, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, इस तरह आपको पेड़ लहराता हुआ मिलेगा तो छाया बनेगा, ठीक है। इसमें छाया के आधार पर आपको पूछेगा अब नमन कोण पूछा जाता है और या आपसे पूछेगा उन्नयन कोण पूछा जाएगा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में यही 2 कॉन्सेप्ट है, अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, ठीक है। यदि आप हाइट एंड डिस्टेंस में अवनमन और उन्नयन कोण पहचान लोगे तो आपको पता चल जाएगा और आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फिर से आपको सब्जेक्टिव में एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं, बिहार बोर्ड का ये भी फेवरेट होता है, ग्राफ। यदि आपको ग्राफ बनाने नहीं आया दोस्तों, समझो कि आपका 5 नंबर छूट गया, ठीक है। ग्राफ से भी आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा, 5 नंबर देखने को मिलेगा। एक ही क्वेश्चन देगा दोस्त, ठीक है। इसमें एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जो कि आपको कितना मार्क्स का होता है, 5 नंबर का मार्क्स होता है। और ये जो ग्राफ जो क्वेश्चन आता है ना, ये आपको वहाँ पे एग्जाम हॉल में आपको ग्राफ देगा, ठीक है। ग्राफ में करना है क्या दोस्तों, मान लो इक्वेशन दे देगा 2x दे देगा प्लस 3y दे देगा और बराबर दे देगा 5। एक और इक्वेशन दे देता है 3x प्लस 2y बराबर दे देगा 7, ठीक है। इसको आप 1 मान लोगे, इसको आप 2 मान लोगे और दोनों समीकरण को हल करना। उसके बाद एक्स वाई का मान निकालना है, एक्स वाई को मान लो निकाल लोगे आप 2 आ गया और वाई का मान निकालो आप गया 7 आ गया। एक्स का मान और वाई का मान आपको क्या करना है, ग्राफ पे सजाना है। तो एक बात और ध्यान रखना, ग्राफ जो है ना वो आपको एग्जामिनर आपको ग्राफ देगा, आपको ग्राफ लेके जाना नहीं है। आपको एग्जाम हॉल में आपको ग्राफ टीचर आपको ग्राफ खूब देंगे, नहीं तो आपको कॉपी के नीचे आपको ग्राफ सटा हुआ मिलेगा। तो वो जो ग्राफ देगा ना, एक बात और ध्यान रखना, वो जो ग्राफ देता है ना वो ग्राफ आपको गंदा ग्राफ देगा। तो उसको क्या करना, उसको आप रबर से थोड़ा सा साफ कर लेना। यदि आप उसको रबर से साफ कर लोगे ना दोस्तों, तो उसमें क्या होगा ना, ग्राफ थोड़ा सा साफ दिखेगा और लेटर आपको साफ दिखेगा, ठीक है। और आप ग्राफ को साफ कलर नहीं भी साफ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी पर सजा देना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला जो चैप्टर आता है ना, तो ग्राफ तो आप सीख गए, 5 नंबर उससे आएगा। देखिए अगला जो चैप्टर आता है ना, अगला चैप्टर आता है द्विघात समीकरण, ठीक है। अब द्विघात समीकरण को भी आप लोग जरूर पढ़ लेना। इससे एक ही क्वेश्चन हम आपको डील करेंगे कि आप द्विघात समीकरण से एक ही चीज पढ़ लेना, जिसको हम लोग बोलते हैं विभक्तर, यानी कि डी का मान आप निकालना सीख जाना, b² - 4ac, ठीक है। यही एक फार्मूला है डी का। अभी इससे आप यदि फार्मूला याद हो जाएगा d बराबर b² - 4ac, तो इससे आपको कंफर्म है कि आपको 2 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, इसमें सब्जेक्टिव नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। द्विघात समीकरण से सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। और आज के सेशन का मेरा एक लास्ट चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर आप फिर से पढ़ के चल जाइएगा, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, ये लास्ट चैप्टर है हमारे कॉन्सेप्ट का, हमारे मार्क्स उठाने का। 2 चर वाले रैखिक समीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, 1 वेरिएबल। अब देखो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल दोनों से इससे क्वेश्चन पूछा है। इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा वो हम आपको डील कर देते हैं। पहला आपसे पूछा जाता है एक्स वाई का मान निकालने के लिए, एक्स वाई का मान निकालने के लिए। और तो ध्यान रखिएगा एक्स वाई का मान निकालने के लिए टोटल 5 विधि होती है। तो आपको कम से कम एक विधि आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको पहला हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि, आपको प्रतिस्थापन विधि से मान निकालना आना चाहिए। दूसरा होता है विलोपन विधि, आपको विलोपन विधि से भी आपको मान निकालना आना चाहिए। और तीसरा होता है
ब्रज गुणनखंड विधि, ठीक है। तीसरा क्या होता है दोस्तों, तीसरा होता है ब्रज गुणन विधि, ठीक है। ये आप 3 विधि यदि आप सीख जाओगे ना, टोटल 5 विधि होते हैं, ग्राफ के द्वारा भी निकाला जाता है। तो ग्राफ में तो हम आपको बता दिए कि 5 विधि होता है। तो यदि आप 3 विधि में से यदि एक विधि स्ट्रांग है तो आप एक्स वाई का मान निकाल सकते हो, ठीक है। या तो प्रतिस्थापन कर लेना, या तो विलोपन, या तो ब्रज गुणन विधि, ठीक है। और यदि आपका तीनों मजबूत नहीं है तो आप हमें बताइएगा, हम आपको यूँ आपको दूध भात की तरह हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगला जो चैप्टर आता है, अगला सॉरी माफ कीजिएगा, अगला जो कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट में आप क्या कीजिएगा, उम्र वाला सवाल आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उम्र वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं एज वाला, ठीक है। अब एज वाला सवाल जरूर पढ़ लेंगे। अब देखिए एज से कैसा सवाल आता है, मान लीजिए कोई बेटा है और बेटा और पुत्र का संबंध में आता है, ठीक है। बेटा और पुत्र का संबंध आएगा कि हाँ बेटा का उम्र ये है, पुत्र का उम्र ये है, 5 साल बाद बेटा का उम्र ये हो जाता है, तो पिता का उम्र ये हो जाता है। हम यहाँ पे पुत्र लिख दिए, यहाँ पे पिता हो जाएगा, माफ़ कीजिए। 5 साल के बाद पिता का उम्र ये है, बेटा का उम्र ये है। तो एज वाला सवाल आप जरूर पता कीजिए, और दोनों का वर्तमान उम्र कहेगा हमको निकालने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, एज का उम्र जब भी आपको कहा जाएगा तो हमेशा वर्तमान वाले उम्र को आप क्या मान लीजिएगा, एक्स मान लीजिएगा। वर्तमान वाले को एक्स मान लीजिएगा, चाहे वो पिता को मान लीजिए एक्स या बेटा को एक्स मान लीजिए। यदि आप पिता को एक्स मान ले हैं तो बेटा को आप वाई मान लीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, वर्तमान से ही आपको फ्यूचर में जाना है, यानी कि बाद में जाना है, और पहले आना है, ठीक है। बाद वाला में हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं और पहले आने के लिए हम माइनस का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको एज वाला नहीं मालूम है तो आप हमें बताइएगा, इसका भी हम डील कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण से अगला क्वेश्चन आता है संख्या वाला। आपको संख्या वाला भी आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए कि संख्या से किस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। आपको पहली संख्या दे देगा कि दो संख्या का अंतर इतना है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, तो बताइए कि दोनों संख्या का एक्स का क्या मान होगा। तो वही संख्या वाला को एक्स वाई मानेंगे। संख्या वाला भी आप क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। और थर्ड नंबर आता है, लास्ट क्वेश्चन है ये होता है नाव वाला। धारा की चाल आप जरूर पढ़ लीजिएगा। धारा की चाल से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दो चर वाले रैखिक समीकरण से सब सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये धारा की चाल है, ये आप पढ़ लीजिएगा। धारा की चाल जो है वो सापेक्ष होती है, ठीक है। सापेक्ष से रिलेटेड सवाल आता है। तो ये टोटल जो हम आपको जितना बताएं दोस्त, सिर्फ इतना ही आप कर लोगे तो आपको मैट्रिक में अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। और कहीं भी लात हाथ पर मही मारो, सिर्फ इतना ही कर लो। लात पर मारने से कुछ नहीं मिलने वाला, समय नहीं है। जितना हम आपको चैप्टर बता दिए हैं, सिर्फ उतना ही चैप्टर को आपको फॉलो करना है। पहला हम ट्रिगोमेट्री बता दिए, ट्रिगोमेट्री को फॉलो कर लो, पॉलिनोमियल्स को फॉलो कर लो, चाहे एपी को फॉलो कर लो, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस को फॉलो कर लो। और भी चैप्टर है, प्रायिकता को फॉलो कर लो, प्रोबेबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फॉलो कर लो। ये सब कुछ चैप्टर को यदि फॉलो कर लोगे ना, और भी छोटा छोटा हो गया, रियल्स नंबर को हम बताएं, इसको फॉलो कर लो, ठीक है। और एक चैप्टर हो गया ग्राफ, हो गया, ग्राफ को आप फॉलो कर सकते हो। ये सब बहुत ईजी चैप्टर है, और यही सब ईजी चैप्टर जो है आपको 70+ ला के देगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें बताइएगा कि आज का वीडियो में आपको कितना सीखें, कितना आपको ज्ञान मिला, और कैसे आप मैट्रिक में किस तरह का तैयारी कर रहे हो, कैसा आपका तैयारी हुआ है। कोई भी डाउट हो तो आप हमें बताइएगा। और अगला देखा हम कोशिश करेंगे कि मैथ का 1-2 वीडियो हम डाल दें आपके एग्जाम में आने वाला है, जो उस क्वेश्चन को हम आपको क्लियर कर दें, क्योंकि आपका मैट्रिक का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ खासकर तो मैथ का पेपर, क्योंकि मैथ जो स्कोरिंग चैप्टर होता है। हम कोशिश करते हैं कि 1-2 वीडियो हम उस क्वेश्चन को लेके आएँ जो कि आपको एग्जाम में पूछने वाला है। और यदि आप साइंस का और हिंदी का वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देख लो, क्योंकि उस वीडियो में हम मैराथन सीरीज डाले हुए हैं। हम उसी क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि पूछने वाला क्वेश्चन होता है। कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, जाके देख लो, आपको फ़ायदा करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और मैथ में तो जो डाउट बचा था कि मैथ का डाउट है, तो आप हम वीडियो में तो मैथ का डाउट क्लियर कर ही दिए, ठीक है। आप कोई भी डाउट होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।